नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বানপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। समीर ऑटोमोबाइल्स, ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज आसनसोल के BC कॉलेज के सामने नव वोटर कैंप का आयोजन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिजीत राय ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस आश्रित असामाजिक तत्वों ने उस कैंप पर हमला किया और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव देवव्रत कोनार पर हमला किया गया। उनके हाथों में चोट आई है। उन्होंने कहा कि कैंप में जो महिलाएं थीं उन पर भी हमला किया गया। उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि हर गुजरते दिन के साथ TMC के पैरों तले ज़मीन सरकती जा रही है, इस वजह से वो इस तरह से हमलावर हो रही है। हालांकि इस बारे में BC कॉलेज के TMCP सदस्य अर्घ दुबे ने बताया कि TMCP का कोई भी सदस्य इस विवाद में संलिप्त नहीं था, वो शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस आ गई और अब मामला शांत है। आज BC কলেজের সামনে নবমতদাতা যে ক্যাম্প চলছিল, ওইখানে অতর্কিত হামলা করে তৃণমূল আশ্রিত কিছু গুন্ডা বাহিনী। এখানে আমাদের যুব মোর্চার তরফ থেকে একটা এখানে ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে। এ মতো অবস্থায় হঠাৎ করে তৃণমূলের আশ্রিত গুন্ডা বাহিনী আমাদের যুব মোর্চার যে দেবব্রত কোনার সাধারণ সম্পাদক আছে যুব মোর্চার, তার উপর আক্রমণ করে এবং তার আঙ্গুলে ধারালো কিছু দিয়ে মারার পর তার আঙ্গুল ক্ষতবিক্ষত হয় আর আঘাত করা হয় মাতৃশক্তির উপরও। হ্যাঁ, আমাদের এখানে যারা মাতৃশক্তি ছিলেন তাদের উপরও হামলা করা হয়, ধাক্কাধাক্কি করে এবং ক্যাম্পে যে টেবিলের উপর যে আমাদের যে লিফলেটস ছিল সেই লিফলেটসগুলোকেও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এর ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে।
আর এই ধরনের আক্রমণ তৃণমূলের ভয়েরই পরিচয়। দিন যত আসছে তৃণমূলের পায়ের মাটি তত সরে যাচ্ছে, এই ভয় পেয়ে এই আক্রমণ করছে। এটাই আমরা বলছি, ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ। এইভাবে বিজেপিকে দমানো যাবে না, যত মারবে বিজেপিকে, বিজেপি তত বেড়েছে। বিধানচন্দ্র কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য। কি নাম? অর্ঘ দুবে, বিধানচন্দ্র কলেজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য। ওদের মধ্যে কে কে এসেছিল, কিছু নাম জানেন কি? আমি সেটা চিহ্নিত করতে পারিনি কারা ছিল, কিন্তু বিজেপির ছিল। ওদের এজেন্ডা নিয়ে কিছু নিয়ে ওরা হ্যান্ডবিল দিচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা বারণ করতে তারা আমাদের উপর আচানক হাবি হয়ে যান। সে নিয়ে ঝুট ঝামেলা একটু বাস হয়েছিল। আমরা কোনো রকম ঝুট ঝামেলা চাই না, শান্তশিষ্টভাবে আমরা এটাকে বারণ করলাম থামানোর জন্য, কিন্তু সেটা না থামানোর পরে গিয়ে ঝুট ঝামেলাটা চালু হয়, বাস এতটুকু। হ্যাঁ, তারপরে প্রশাসন এসে আমাদের কোঅপারেট করেন। আর এখন অবস্থা এখন শান্তিপূর্ণ হয়ে আছে, কোনো ঝুট ঝামেলা নেই। আমরা এখন ধন্যবাদ। कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश, एमडीओ को रोकने की मांग तथा कोल इंडिया के साथ हुए समझौते को ईसीएल द्वारा लागू न किए जाने के विरोध में आज वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से ईसीएल के मुख्यालय साकतोड़िया में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस बारे में प्रदर्शन में शामिल संगठन के नेताओं ने बताया कि कोल इंडिया के साथ श्रमिक संगठनों के कई समझौते होते हैं, जिनमें किसी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को नौकरी देने की बात पर सहमति बनी है, लेकिन ईसीएल द्वारा मृतक के आश्रितों को नौकरी देने में हीला हवाली की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है, उसे आने वाले दिनों में भारत का ऊर्जा स्रोत कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा। इसको रोकने की ज़रूरत है। सीएमटी के जो दो संगठन सीएमएसआई और बिहार कम्युनिस्ट कामगार यूनियन एक साथ ईसीएल मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। हालांकि दोनों संगठन पिछले 50 साल से अपना कार्य कर रहे थे, इसीलिए आज इस एकता को और आगे बढ़ाते हुए हम जो भी मजदूर विरोधी नीति जो ईसीएल प्रबंधन और भारत सरकार लाएगी, उसको डट के मुकाबला करेंगे। साथियों, आज तो बहुत कुछ बात करना था, क्योंकि मजदूर चाहता भी है कि कोयला से संबंधित जो लोग हैं वो बहुत कुछ बोले। वैसे तो आपके बीच में पूरा कोयलांचल में लगातार हम जाते रहते हैं, और आज तो फेसबुक और अखबार के माध्यम से भी आप लोग सब खबर आप लोगों को मिलता है। लेकिन आज जो मेमोरेंडम देने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, आपने बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया, बोनस 85,000 ले लिया, अगले साल इससे भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो इम्प्लीमेंट किया है, जो एग्रीमेंट किया है ईसीएल प्रबंधन, उसमें से बहुत सारा चीजों को लागू नहीं कर रहे हैं। एक दो पॉइंट छोड़ के, एक दो मुद्दा को छोड़ के हटा दिया जाए, तो जो मेमोरेंडम में वही मुद्दा है जो प्रबंधन ने एग्री किया है, जैसे कि आश्रितों का नौकरी या डेथ के बाद एम्प्लॉयमेंट 5-7 साल से बंद है, इस तरह का जो मुद्दा है, इसमें कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ईसीएल प्रबंधन जानबूझ के इसको धीमा कर रहे हैं, ताकि हम कम से कम नियोजन कर सके। साथियों, बाकी तो मुद्दा हम लोग लड़ के ले लेंगे, लेकिन इसी बीच में सरकार ने, वर्तमान भारत सरकार निजीकरण करने का अलग तरीका अपनाया है, क्योंकि कोयला मजदूर की परंपरा है, निजीकरण के खिलाफ लड़ने की परंपरा है। इसे निजीकरण का सवाल नहीं, ये देश को बर्बाद करने का सवाल है। आज ये बर्बादी के रास्ता में पूरा देश को धकेल रहा है ये मोदी सरकार। सीधा सीधा और उसी का मिसाल है कोयला में, वो क्या करना चाहिए? कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो भी एक संघर्ष के पन्ने पे 73 में जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ।
उसको बाद खास करके 90 से बाद से कम से कम 2 दफे कोल इंडिया को निजीकरण करने का कोशिश हुआ। 2 दफे मिल गया और 2 दफे आप लोगों ने कोयला का सारे इंडियन मिलकर एक दफे हड़ताल भी किया और दूसरे दफे हड़ताल का नोटिस दिया 3-4 दिन का। बोला ये 3 वापस लाओ नहीं तो बंद हो जाएगा। अभी तो 3 दिन, इसके बाद 10 दिन होगा। सरकार को पीछे हटा कर नहीं पाया, वो बिल पानी में चला गया। अब ये नए साल तरक्की हो रहा है, इसलिए सीधा निजीकरण के बाद बोलेगा तो कोयला मजदूर को डंडा लेकर खड़ा है। सिर्फ इसमें नहीं, जब कमर्शियल वेंडर के बात आ रहा था, कोविड का बीच में अपनी दिन का हड़ताल करके दिखा दिया। जो अगर इसी समय 3 दिन हड़ताल किया जा सकता है तो आगे अगर तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा कमर्शियल माइनिंग का नानी याद दिला देंगे। यही बात है। तो इसीलिए एक नया तरीका होने वाला है। वो क्या है? कोल इंडिया रहेगा, उसका साइड में रहेगा, लेकिन कोल इंडिया का अंदर जो माइंस है, खदान है, वो नाला का नियंत्रण में चला जाएगा, अदानी का नियंत्रण में चला जाएगा। अटल वर्कर की कोई भूमिका नहीं रहेगा उत्पादन। जब जब इसको बेचने का कोशिश हुआ, आपने हमने रघुनंदन अभी बोला, ताकत दिखाया और इसको रोक दिया। सभा ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन में तय किया था कि ईसीएल का बहुत सारा मुद्दा जो है ईसीएल प्रबंधन कर नहीं रहा। जो ऑल इंडिया लेवल पर हम लोगों ने दस्तखत किया है, एग्री किया है, उसको यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जैसे कि कोई आदमी मर जाता है तो उसको एक एम्प्लॉयमेंट देना है। यहाँ देखा जा रहा है कि 4-4, 5-5 साल से एम्प्लॉयमेंट बंद है। इस तरह का अनेक मुद्दा है, वही आज मेमोरेंडम में दोनों यूनियन सीटों को मिल के दे रहे हैं। साथ साथ आज हम लोगों का सामने एक सबसे बड़ा खतरा आया है, जो हम बता रहे थे अभी, एमडीओ टोटल कोयला उद्योग को निजीकरण की ओर ले जाने का साजिश चल रहा है। उसके खिलाफ भारत का बीएमओस को छोड़ के तमाम यूनियन जो है उसके लड़ाई का तैयारी कर रहे हैं। 16 तारीख को लड़ाई शुरू होगा। आने वाला दिन में उस लड़ाई को एक अंजाम में पहुंचाएंगे और इस एमडीओ और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को पीछे ढकेलने का काम हम लोग करेंगे। कोयला मजदूरों में वो ताकत है, जज्बा है, परंपरा है लड़ने का, हम लोग लड़ेंगे। देखा जाए ना, आगे बहुत सारा मुद्दे पे बार-बार आंदोलन हो रहा है, लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। अगर इस बार भी नहीं किया तो आप लोग बंद के बाद लंबा आंदोलन करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नीतिगत बात है। सरकार फैसला करती है, कोई कोल इंडिया तो फैसला नहीं करती है कि एमडीओ मॉडल में हम करेंगे। फैसला नीति आयोग से होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से होता है। इसीलिए ये लड़ाई जो है नीति के खिलाफ लड़ाई है, जिस नीति के चलते हमारा उद्योग बर्बाद हो रहा है, निजीकरण के, और मजदूरों का भविष्य अंधकार में चल जाएगा, इस इलाका का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ऐसा काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। मेन मुद्दा वो क्या रखें? जो आज का मेन मुद्दा कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में कोयला खदान को निजी हाथों में देने का बातों को बंद करो, एमडीओ मॉडल को ख़त्म करो, यही सब मुद्दा है आज का। और अग्निवीर जैसे है देश में 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट, कोयला उद्योग में भी 4 साल के लिए HEMM ऑपरेटर, मेंटेनेंस, ये सब स्टाफ को भी अपॉइंटमेंट करने का प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सिंगरौली से शुरू हुआ है, हम लोगों ने उसको रुकवाए हैं, लेकिन जो कि फैसला ऊपर का है, सरकार का है, तो लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी लड़ाई कमज़ोर रही तो आने वाला दिन में जो डिपार्टमेंटल भी चल रहे हैं वहाँ भी 4-4 साल के लिए अपॉइंटमेंट देगा, भले 40,000 रुपया देगा। देश का जो आज बेरोजगारी का ये आलम है कि 40,000 रुपया में लाइन में खड़ा होने के लिए आदमी तैयार होगा 4 साल के लिए। लेकिन भविष्य के लिए अगर सोचिएगा तो जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान को जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य समाप्त कर देगा और सारा जो
ऊर्जा का जो सुरक्षा है वो अडानी अंबानी के हाथ में चला जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसको मजदूरों को समझाना है, लड़ाई के लिए तैयार करना है, यही आज का उद्देश्य है। धन्यवाद। একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে, শুধু কয়লা না, দেশের পুরো অর্থনীতি প্রাইভেটাইজেশন করে সুবিধা করতে পারেনি, খুব একটা করতে পারেনি। একটা নতুন কায়দা এনেছে, রাষ্ট্রীয় মুদ্রীকরণ পাইপলাইন, ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন। তাতে সরকারি সাইনবোর্ডটা থাকবে, কিন্তু ভেতরের এন্টায়ার অপারেশন প্রাইভেটকে দিয়ে দেওয়া হবে, আইদার রেভিনিউ শেয়ারিংয়ের নামে অথবা এমডিও বা অন্য নানা পদ্ধতি আছে, এক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে একরকম। আর এতে সরকারি যে ব্যবস্থা আছে তারা মার খাবে পয়সার দিক থেকে, মানে রিটার্নের দিক থেকে। যেমন এই রেভিনিউ শেয়ারিংয়ে 4 থেকে 8% রেভিনিউ শেয়ার করবে, পুরো কয়লা ঠিকাদার বেচবে, করে 4 থেকে 8% তার শেয়ার করবে কোল ইন্ডিয়ার সঙ্গে, যদিও কোল ইন্ডিয়ারই সম্পত্তি পুরোটা। এই ষড়যন্ত্র চলছে, তারা শুরু করেছে প্ল্যানিং কমিশন থেকে। এখন তো আর প্ল্যানিং কমিশন নেই, নীতি আয়োগ থেকে এই প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে এবং এই ব্যাপারে তারা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, কাগজপত্র তৈরি করে ফেলেছে, লিস্ট করে ফেলেছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়লার আন্দোলন এটাকে ধরেছে এবং আমরা যেটা ডাক দিচ্ছি যে এটা করতে দেওয়া যাবে না, চলবে না, চলবে না, না না, শুধু চলবে না নয়, এটা চালাতে দেব না, এই আওয়াজ আমরা তুলছি এবং এটাকে লাগুও করছি। চীনাকুড়িতে প্রতিরোধ এখনও চলছে, ওরা করতে পারেনি। আরও একটা জায়গায় এইমাত্র কমরেড বংশ অ্যানাউন্স করলো ওখানে করতে দেওয়া যাবে না। এই রকম বিসিসিএলেও একই পরিকল্পনা চলছে, অন্য কোল কোম্পানিতেও একই সিলেক্টেড জায়গাতে ওরা শুরু করবে। প্রথমে অ্যাবান্ডন মাইন, এটা দিয়ে শুরু করছি। ভাই, অ্যাবান্ডন মাইন কাজ তো বন্ধ হয়ে গেছে, অতএব এখন এদের দিলে কি হয়, কিন্তু ওটা দিয়ে তারা এক্সপেরিমেন্ট করছে, আলটিমেটলি পুরোটাই যাবে। এবং এটা কোনো রাগ ডাক গুড়গুড় নেই, নীতি আয়োগের লিখিত দস্তাবেজে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুতরাং এটাকে আটকাতে হলে একসাথে মিলে লড়াই করতে হবে। আর আজকের পার্টিকুলার অবস্থায় দাঁড়িয়ে লোককে এটার মাথায় নিয়ে যেতে হবে যে দেশ, যে ইন্ডিয়াকে 3 নম্বর দেশ দুনিয়ায় বানাতে চাইছে মিডিয়াতে, আসলে সে 75 বছরে ইন্ডিয়া যা পেয়েছে, যা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বেড তুলেছে, তাকে ধ্বংস করতে চাইছে ফর দ্য বেনিফিট অফ ফরেন কর্পোরেটস। অর্থাৎ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক তাকতের সঙ্গে সে অলরেডি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হয়ে গেছে, ভারতের সরকার অলরেডি হয়ে গেছে। এইবারে ওরা এরপর তারা এটাকে ধ্বংস করতে চাইছে, এইটা বলার পরে এইটার আড়ালে। সুতরাং আমরা এটাই ডাক দিয়েছি যে এটাকে রুখতে হবে যেখানে হবে। নাম্বার 2, এটা রোকার প্রস্তুতিতে কয়লা শিল্পের সব ইউনিয়নগুলো এক মঞ্চে এসে এই বিনাশকারী সরকারের কাজকর্ম আর নীতির বিরুদ্ধে 16ই ফেব্রুয়ারি হরতালের ডাক দিয়েছে এবং ওই দিন হরতাল করে চাক্কা জাম হবে সারা দেশে। শুধু কয়লা নয়, অন্য ইন্ডাস্ট্রিতেও কয়লাও এই বিষয়কে নিয়ে ওই অ্যাকশানে সামিল হবে। এবং তৃতীয়ত, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ
स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति की तरफ से पूरे राज्य के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिला शासक के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा पिछड़ा श्रेणी कल्याण मंत्रालय के मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले संगठन के सदस्य आसनसोल के BNR मोड़ पर इकट्ठा हुए और वहां से रैली की शक्ल में जिला शासक दफ्तर तक गए। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए आदिवासी कल्याण समिति के राज्य सचिव पार्सल किस्कू ने बताया कि पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी गैर आदिवासी लोगों को बड़े पैमाने पर SC/ST सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज के लोग शिक्षा के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यह देखा जा सकता है कि जो लोग आदिवासी समाज के नहीं हैं उनको भी इस तरह के सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए गए हैं, जिस वजह से आदिवासी समाज के लोग वंचित हो रहे हैं। আর আজকে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে প্রত্যেকটা জেলা শাসকের নিকট একমাত্র দাবি নিয়ে আপামর আদিবাসীরা একজোট হয়েছি। সেই একমাত্র দাবিটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি ফেক ST সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে। এই একমাত্র দাবি নিয়ে আজ ঐতিহাসিক একটা গণবিক্ষোভ মিছিল এবং গণডেপুটেশন। দেখুন, দাবি না মানা হলে তারপরে কি হবে এটা পরের আলোচনা। এই মুহূর্তে আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আমি সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। অতি অবশ্যই আন্দোলন হবে, আরও বৃহত্তর মাত্রায় হবে, কিন্তু আমরা আশাবাদী যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর উন্নয়নের যিনি মন্ত্রী ওনারা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন এবং যে নন ট্রাইবালদেরকে যে ST সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে এইটা যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে অতি শীঘ্রই বাতিল করা হবে। হ্যাঁ, ফেক ST মানে যারা নন ট্রাইবাল পিপল এবং ওনাদেরকে যে ST সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, ধরে নিন যে কোনো এক মাহাতো তাকে ভূমিজ লিখে ST দেওয়া হয়েছে, অথবা ধরে নিন কোনো এক মাহাতো তাকে সান্তাল লিখে দেওয়া হয়েছে, রায় তাকে মুন্ডা লিখে দেওয়া হয়েছে বা সান্তাল লিখে দেওয়া হয়েছে। একই রকমভাবে ঘোষ, বিশ্বাস, কর্মকার, দাস, মণ্ডল, সেন, মজুমদার এমন কোনো টাইটেল নেই। শেখ থেকে শুরু করে চক্রবর্তী থেকে মানে শুরু করে রাষ্ট্র কি করেছে, চোখ বন্ধ করে হরিণ লুটের বাতাসার মতো ST সার্টিফিকেট দিয়েছে। তো এই যে সকল নন ট্রাইবাল পিপল যাদের হাতে বর্তমানে ST সার্টিফিকেট আছে সেই সার্টিফিকেটগুলোকে আমরা বলছি ফেক ST সার্টিফিকেট।
কাজেই আমাদের দাবি হচ্ছে ওই ফেক এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করতে হবে। আপনারা যদি চোখ মেলে তাকান, এমন কোনো দপ্তর নেই যেখানে এসটিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে আদিবাসী বা নন ট্রাইবালরা ঢুকে যায়নি। যে কোনো ধরনের আপনারা একাডেমিক ইনস্টিটিউট বলুন, যে কোনো ধরনের, ওটা মেডিকেল হতে পারে, ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে, প্যারামেডিক্যাল হতে পারে, ডিগ্রি কোর্স হতে পারে, যা কিছু হতে পারে, চাকরির ক্ষেত্রে এমন কোনো দপ্তর আপনারা দেখতে পারবেন না। আইসিডিএস গ্রুপ ডি থেকে শুরু করে মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, লাইব্রেরিয়ান পোস্ট, মানে স্কুল মাস্টার, ডক্টরি থেকে শুরু করে সিভিল সার্ভিস অফিসার যে গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, সেখানেও দেখবেন এসটি রিজার্ভেশনের যে তালিকায় এসটি লিস্টে দেখবেন যে কিছু ঘোষ, কিছু বিশ্বাস, কিছু মাহাতো, কিছু মণ্ডল, কিছু ভৌমিক ইত্যাদি যারা নন ট্রাইবাল তারা ঢুকে আছে। তো এই বিষয়টা প্রত্যেকটা জায়গায়। ইভেন আর একটা যে বিষয় যে সন্দেশখালী 123 যেটা বিধানসভা আসন, এটা আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন, সেইখানে কিন্তু সুকুমার মাহাতো নামের জনৈক ব্যক্তি, যিনি কিন্তু ভূমিজ নন, কারণ ভূমিজদের পদবি কোনো দিনের জন্য মাহাতা হয় না, সেই সুকুমার মাহাতো পরপর দুবার ভোটে দাঁড়িয়েছে এবং জিতেছে। তো এই যে সুকুমার মাহাতো এসটি সিটে এমএলএ হিসাবে দাঁড়িয়েছেন, এইটাও অত্যন্ত গর্হিত এবং এটা ক্রিমিনাল অফেন্স, এটা এবং অসাংবিধানিক এবং আনকনস্টিটিউশনাল, এটা আনলফুল, এটা আনএথিক্যাল, এটা। এবং একই জিনিস গত 30 স্তরীয় যে পঞ্চায়েত ভোট, এখানে 150টার বেশি আসনে যেটা এসটিদের জন্য রিজার্ভ সিট, এসটি রিজার্ভ সিট থাকে, ওই 150টার বেশি আসনে যারা নন ট্রাইবাল, গুপ্তা, ভার্মা, শর্মা, রয়, মাহাতো, বিশ্বাস, মজুমদার, সেন শর্মা, শিকদার, মাইতি বলে বলে হাঁপিয়ে যাবো, আপনারা শুনে শুনে হাঁপিয়ে যাবেন। তো এই বিষয়গুলো হয়েছে। বিশেষত আরেকটা যে বিষয়, আপনারা পশ্চিম বর্ধমানের পক্ষ থেকে আপনারা নিউজ রিপোর্টারিং করছেন, এই পশ্চিম বর্ধমানের বুকে উজ্জ্বল মাহাতো নামের একজন ব্যক্তি, যিনি কিনা এসটি সার্টিফিকেট পেয়েছেন কুলটি এলাকার আসানসোল এসডিও থেকে, এবং সেই একই ব্যক্তি বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থেকে ওবিসি সার্টিফিকেট পেয়েছে। তো এইরকম হাজার হাজার উদাহরণ আছে। তো এবারে আমাদের এটাই বক্তব্য, আমরা আদিবাসী, আমরা ভারতীয়। তো ভারতীয় হিসাবে আমাদের যে সাংবিধানিক যে অধিকার, যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে মাত্র 6% সংবিধানের অধিকার এবং সারা কেন্দ্রে 7.5%, ওই সংরক্ষণের অধিকারগুলো প্রকৃত আদিবাসীরা যাতে পায়, এই বিষয়টা যাতে নজর দেওয়া হয়, এই বিষয়টার উপর যাতে আমল করা হয়, তার জন্যই আমরা এখানে এসেছি। হ্যাঁ, আজকে আমরা মূলত মুখ্যমন্ত্রী এবং অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর উন্নয়নের মন্ত্রীকে দিচ্ছি থ্রু ডিএম, মানে জেলা শাসকের হাত দিয়ে, কারণ আমাদের প্রশাসনিক প্রধান বা কর্তা হলেন জেলা শাসক, তো জেলা শাসকের নিকট আমরা দিচ্ছি। জোহার, আমার নাম পারসাল কিসকু, আমি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের স্টেट सेक्रेटरी व राज्य संपादक। जोहार जोहार। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব,
শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।